तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के भौतिकी विषय के पाठ 5 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे। इसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और कलम लेकर के बैठें और कॉपी में लिख ले ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अब हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यानी जो हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फेराडे के द्वारा किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है, तो वो है हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। यानी बिजली घंटी जो होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो वो हम लोग का चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। यानी विद्युत चुंबक हम लोग जब बनाते हैं तो प्रायः किस पदार्थ के छड़ का हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम लोग नरम लोहा का हम लोग उपयोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि विद्युत मोटर बदलता है। यानी विद्युत मोटर जो है वो बदलता है। तो जो हम लोग का विद्युत मोटर है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो हम लोग का जो डायनेमो है ना वो परिवर्तित करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन वही हम लोग का जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन डायोड जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो किसका संकेत करती है, तो वो संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा है वो दी जाती है, तो कहाँ दी जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के द्वारा दी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उसकी खोज किया गया था ऑस्ट्रेड के द्वारा किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो हम लोग का विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो उसकी उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है हम लोग का वो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि किसी सीधे लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है। तो किसी सीधे लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है, तो सही वर्णन कौन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र की रेखाओं का केंद्र तार होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित
संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, यानी घरेलू जो हम लोग का वायरिंग होता है उसमें 3 तार होता है। तो गर्म जिसे हम लोग कहते हैं जीवित, ठंडा जिसे कहते हैं हम लोग उदासीन, और होता है अर्थ जिसे हम लोग भूयोजित कहते हैं। इन तारों को के रंग होते हैं क्रमशः। तो जो हम लोग का गर्म तार होता है वो कैसा होता है, तो लाल होता है, लेकिन ठंडा जो तार होता है वो कैसा होता है, काला होता है, और अर्थ वाला जो तार होता है वो हरा होता है। तो इसमें लाल काला हरा कहाँ पे है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का लाल, जो कि गर्म को दर्शाता है, ठंडा के लिए काला और अर्थ के लिए हरा। अब क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ दर्शाता है, तो हम लोग की सभी बिंदुओं पर समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, यानी घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, तो ये हम लोग का होता है, कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो वो हम लोग का क्या होता है, टेस्ला होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी जो हम लोग का विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो वो हम लोग का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, यानी जो हम लोग का विभक्त वलय होता है उसका उपयोग हम लोग किस उपकरण में हम लोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं लोग विद्युत मोटर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि पश्चिम की ओर प्रेक्षित, यानी पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हम लोग का क्या है, ऊपरी मुखी होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो ये हम लोग का जो होता है वो आधे आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि ओम का नियम गणितीय रूप है, तो ओम का जो नियम है उसका गणितीय रूप क्या है, तो उसका गणितीय रूप होता है I बराबर V/R या I बराबर V/R। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो विभवांतर को हम लोग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, यानी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में कौन से
यंत्र का उपयोग करते हैं तो हम लोग जो करते हैं उस यंत्र का क्या नाम है, तो ए मीटर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी एगो 10 ओम और एगो 20 ओम के दो प्रतिरोधों को हम लोग जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला होता है कि R बराबर R1 प्लस R2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एगो 10 ओम दिया हुआ है और प्लस एगो 20 ओम दिया हुआ है, तो 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1, 2, 3 ओम के 3 को प्रतिरोध दिया हुआ है और श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी फॉर्मूला पे R1 प्लस R2 प्लस R3 सब मान भर देने पर हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है। यानी 12 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है और दो बिंदुओं को आर पार करने वाले 2 कूलम आवेश दिया हुआ है हम लोग का, तो पार करने में कितनी विद्युत कार्य करना पड़ेगा। तो विद्युत का कार्य पूछा है, तो ये हम लोग का जो एक फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। तो V का मान कितना दिया है, यानी विभवांतर कितना दिया हुआ है 12 और Q का मान कितना दिया हुआ है कूलम, तो 2 कूलम। तो 12 दूना कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर 24 जूल हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो जो हम लोग का सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। तो हम लोग का जो टंगस्टन होता है वो कितने डिग्री ताप पर पिघलता है, तो वो होगा हम लोगों का 30 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस या 3500 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ओम के नियम से स्थिर ताप पर क्या सत्य है। यानी ओम के नियम से स्थिर ताप पर इसमें से कौन सा है जो सत्य है। तो I बराबर I समानुपाती V। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि किसी चालक से 2 मीटर मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। यानी किसी चालक से 2 मिनट तक क्या कहता है 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसका आवेश पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन बनेगा इसमें क्या होगा, हम लोग का जो मिनट में दिए 2 मिनट दिए हुए है, तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 120 सेकंड हो जाएगा।
2 मिनट में 120 सेकंड। और एम्पियर, धारा का मान 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो हम लोग का जो I का मान दिया वो 1 और 120 से क्या करेंगे लोग, गुणा कर देंगे लोग, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 120 कूलम हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में हम लोग को कितनी कैलोरी होता है, तो हम लोग का 0.24 कैलोरी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कौन सा उपकरण है उसमें धन यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो हम लोग का जो कुंडली है इसमें नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। यानी हम लोग का जो 1, 2, 3 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, श्रेणी क्रम है तो इसको जोड़ देंगे लोग। तो 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे लोग तो कितना आ जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध को जोड़ दिया लो श्रेणी क्रम में। अब वोल्ट 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे लो, आई यानी धारा का मान निकालना है। तो आई बराबर V/R होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, V का मान कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और हम लोग का R यानी प्रतिरोध का मान कितना है, 6। तो काट देंगे तो 6 दूना 12, तो हम लोग का 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग से है, तो इसका अल्पमांक है। यानी एगो एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतम मांक है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो हम लोग का एम्पियर दिया हुआ है और 20 भाग में बांटने के लिए बोला जा रहा है, तो 2/20 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे लोग, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 1/10 आ गया। तो इसको हम लोग क्या है 0.1 लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग का आंसर ए होगा, यानी 0.1 एम्पियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, तो हम लोग का जो ताप होता है उसका मान अचर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत यंत्र एम्पियर के द्वारा किसी विद्युत साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है, एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर होगा बहुत कम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि एक प्ररूपी और सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर विकसित करता है। तो हम लोग का एक प्ररूपी सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर विकसित करता है, तो 0.5 से 1.0 वोल्ट तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो हम लोग का वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है वो उत्तरदायी है, तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कोई भारी नाभिक है
वो दो गो अपेक्षाकृत छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, यानी दो भागों में टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी विखंडित हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है? तो पौनों का देश हम लोग किसको कहते हैं? तो पौनों का देश हम लोग डेनमार्क को कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन विद्युत जनित जो यंत्र है उसमें पवन की जो चाल होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए कम से कम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इन निम्नलिखित में से कौन सा है जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये इनमें से है नाभिकीय ऊर्जा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बाढ़ के निम्नलिखित में से निर्माण के लिए शुरू हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के निर्माण के विरोध में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था सरदार सरोवर बांध के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊर्जा का अनवीकरणीय जो स्रोत है वो कौन सा है? तो ये है हम लोग का कोयला और पेट्रोलियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो सौर कुकर के लिए जो सबसे ज़्यादा दर्पण का उपयोग होता है वो है हम लोग का अवतल दर्पण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य और अन्य तारों में विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और अन्य जो तारे हैं उसमें विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। और जो भी लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और जो हम PDF से पढ़ा रहे हैं उन्हें अगर चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और जो भी लोग हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को लिंक को भेजें ताकि आपके दोस्त भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद।